टुडे इन दिस वीडियो आई विल कवर गोइंग कंसर्न ऐसे 570। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को ये ऐसे टफ लगता है काफ़ी, ठीक है, बट ये टफ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में बस इसमें कंटेंट क्या है एक्चुअल में ज़्यादा है, तो इसमें मैं ये भी बताऊंगी समझाने के साथ साथ कि कौन कौन से कंटेंट पे स्पेशल फोकस करना है, किसको केवल रीड करना है, ठीक है। प्लस दिस ऐसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CA इंटर एंड CA फाइनल 2, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग कंसर्न। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद फिर क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है, प्लस इसकी ऑडिटर्स ओपिनियन पे क्या इंप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस ऐसे का स्ट्रक्चर है। ओके, तो फर्स्ट एज वी नो क्या होता है, फंडामेंटल जो अकाउंटिंग एजम्पशन होती है, क्या होती है, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती है, जिसके ऊपर क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। क्या कि एक गोइंग कंसर्न, एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, जिसमें क्या एज्यूम किया जाता है कंसिस्टेंसी में कि जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रही है, और जो गोइंग कंसर्न में क्या एज्यूम किया जाता है कि जो है एंटिटी जो रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी इन ऑपरेशन फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, ठीक है। और उसके बाद एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग हो रही है एक्रूअल बेसिस में हो रही है, नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस, ठीक है। तो ये जो गोइंग कंसर्न है, इट्स रिटन कि going concern is one of the fundamental accounting assumptions as I discussed, and enterprise is normally viewed, which is a basic assumption कि normally view किया जाता है as a going concern, that is which means what, it is continuing in operation for the foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention, ना ही उसका intention है और ना ही ज़रूरत है उसको liquidation करने का, liquidate करने का, और of curtailing materially the scale of the operation, ना ही उसको बंद करने का, ना ही material portion में उसको क्या करना, curtail करना, उसको बंद करने का ऑपरेशन को, ठीक है। ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, चालू रहेगी। तो ये है गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट, ठीक है। तो और गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होती है ऑन द अजम्पशन दैट द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलेस मैनेजमेंट इंटेंट्स टू लिक्विडेट, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ऊपर तो सारे जो है रिपीटेशन थे, ऊपर में जो सारे पैरा है इसमें बस इतना आपको 2 से 3 लाइन ध्यान रखनी है कि जो वन ऑफ द गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जिसके हिसाब से क्या करते हैं मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं किस एजम्पशन पे, कि दैट द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर, ठीक है। बस इतना। अब उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो है गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंटिंग होती है अनलेस मैनेजमेंट की इंटेंशन हो, क्या इंटेंशन हो, उसको लिक्विडेट करने के एंटिटी को, या तो बिजनेस को, ऑपरेशन को बंद करने की, और हैज़ नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो। इट मीन्स व्हाट, इस लाइन का मतलब क्या है कि और उसके पास क्या है, कोई और उपाय नहीं है, ये उपाय करने के अलावा, अपने ऑपरेशन को बंद करने के अलावा। हो सकता है ना कोई एक मैं सिचुएशन लूँ कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ या बहुत ज़्यादा कुछ वो आया, कोई मेजर कैटेस्ट्रॉफ हुआ जिसके कारण क्या हो रही है, काफ़ी एंटिटी पे फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ, जिसके कारण क्या हो रही है, उस ऑपरेशन को वो बंद हो गया या बंद करना पड़ रहा है। तो और उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, ठीक है। ह्यूज लॉसेस या कुछ भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस है, या तो कोई लॉ रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स और कंडीशंस सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसके पास कोई चारा नहीं है। तो उस केस में क्या होती है, वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे नहीं बनता है। तो उस केस में फिर क्या करते हैं, अपने जो भी हम लोग पढ़ते हैं कि ना अकाउंट्स वगैरह में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कि हम लोग को फिर सारा जो आइटम्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको किस में दिखाना पड़ता है, हम लोग को फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना पड़ता है फिर, ठीक है। तो यही इसका कंसेप्ट है। और फिर फर्दर हम लोग देखने वाले हैं, नीचे देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स, वो सब एग्जांपल्स जो है इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस जिस केस में क्या होता है वो गोइंग कंसर्न पे नहीं कंटिन्यू कर सकते। सी मैंने जो बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, when an enterprise is not viewed as a going concern, the financial statements are prepared on liquidation basis. Now this is one example is given. For example, inventories may need to be written down as this may be sold for a lower price. Asset may have to be recorded at the likely price they will fetch. ठीक है, it means what, कि जितना उसको रिसीव होने वाला है, रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो इन शॉर्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे सबको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस दैट द एंटिटी विल एबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स एंड डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। दैट्स ऑल। तो इसमें जो है स्पेसिफिक, जैसे अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इसमें क्या स्पेसिफिक कोई लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है जो कि हम लोग अकाउंट्स वगैरह में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट है, और गोइंग कंसर्न में कैसे अकाउंटिंग होती है, और जब गोइंग कंसर्न कब किस केस में नहीं होती है, जब उसका इंटेंशन और लिक्विडेट का, और उसके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ना हो बट टू डू सो, तो उस केस में क्या होती है, लिक्विडेशन बेसिस पे, विच इज NRV पे हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं आइटम्स को। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू दिस ऐसे। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फर्स्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब जो है, ठीक है, ये ऐसे को इसको पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं एक क्रक्स दे देती हूँ, तो फिर क्या होगा, इजीली हम लोग उसको फटाफट कवर कर सकते हैं। ये जो गोइंग कंसर्न को असेस करना, ठीक है, कि गोइंग कंसर्न को असेस करना कि वेदर देयर एग्जिस्ट एनी इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस, ठीक है,
जिससे मतलब कि एंटिटी की एबिलिटी देखा जाए कि टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट, इसका असेसमेंट करना, बेसिकली गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में अब वो जो असेसमेंट करता है, ठीक है, मैनेजमेंट, वो क्या जजमेंट इन्वॉल्व, मतलब क्या जजमेंट अप्लाई करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे उसके जजमेंट इन्वॉल्व है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैनेजमेंट इज मेकिंग असेसमेंट रिगार्डिंग इट्स गोइंग कंसर्न एबिलिटी, गोइंग कंसर्न एंड रिस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यही वाले पॉइंट जो है यहाँ पे कवर्ड है, जिसको क्या करते हैं फटाफट से देख लेते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। See, the preparation of financial statement requires management to assess the entity, requires management. Now this is important कि management की requirement है to assess करना entity's ability to continue as a going concern, even if financial reporting framework does not include an explicit requirement to do so, ठीक है। इवन इफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इसके एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट जो है ये यहाँ पे मेंशन नहीं हो, पर इसमें जो है दिट डज नॉट डिमिनिश द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग इट्स असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस, गोइंग कंसर्न एंटिटीज गोइंग कंसर्न, ओके। नाउ मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन्वॉल्व मेकिंग अ जजमेंट, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ जजमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स और इवेंट्स और कंडीशन, कि यहाँ पे जो है जजमेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली मैनेजमेंट को, तभी तो असेस करेंगे कि कोई अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स या इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि जो कि सिग्निफिकेंट डाउट लाता हो कि एंटिटी गोइंग कंसर्न, मतलब एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं फ्यूचर फोर्सेबल फ्यूचर में, ऐसा कोई इवेंट सर्कमस्टांसेस है क्या नहीं, तो कौन कौन सा फैक्टर्स है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट आर रिलेवेंट टू दैट जजमेंट। Now there are three factors. First factor में क्या बोला है कि degree of uncertainty associated with the outcome of an event or conditions increases significantly, ठीक है। उस आउटकम या उस इवेंट्स और कंडीशंस के आउटकम से रिलेटेड, ठीक है, अनसर्टेनिटी वो बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एंड द फर्दर इनटू द फ्यूचर एंड इवेंट और कंडीशन टू आउटकम ऑकर्स, मतलब वो जो भी इवेंट्स अनसर्टेन इवेंट्स और आउटकम, ठीक है, जो होने वाला है उसकी जो है उसकी संभावना, ठीक है, वो बढ़ रही है, ठीक है, वो इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट डाउट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट जो उसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये एक, ठीक है, ये पहला फैक्टर। फिर दूसरा क्या बोला है कि साइज एंड कम्प्लेक्सिटी पे भी डिटरमाइन करता है कि द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, द नेचर एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, किस एंटरप्राइज में जो है किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, कितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स है, क्या साइज है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट हो रहा है, मे बी इट्स कोई ह्यूज कॉम्पिटिशन है या बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी तो क्या होगी, लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कोई नॉन कंप्लायंस हो सकती है लॉज एंड रेगुलेशन, तो ये सब चीज़ पे भी जो है फर्क पड़ता है, ये सब चीज़ का भी इफेक्ट होता है रिगार्डिंग judgment. Now, what is the last point? Any judgment about the future is based on information available at the time at which the judgment is made. ठीक है, तो कोई भी जजमेंट करना, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, ये किस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ये इन्फॉर्मेशन जो है उसी इन्फॉर्मेशन जो है जिस टाइम में ये जजमेंट किया जा रहा है, यानी कि अभी जजमेंट कर रहे हैं तो उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है फ्यूचर का जजमेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में रिजल्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स may result in outcomes that may be inconsistent with the judgments that were reasonable at the time when they were made, ठीक है। तो these all are three factors, ठीक है, which are relevant for the management judgment, ठीक है। तो ये जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा ये टॉपिक की व्हाट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, तो सबसे पहले बताना है कि असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर प्लस कौन कौन सा फैक्टर्स और उसको जजमेंट जो है क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को जजमेंट लगाना पड़ता है, और जजमेंट कौन कौन से फैक्टर पे बेसिस होती है, तो ये सारी पॉइंट्स क्या करनी पड़ेगी, को लिखनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट वी विल लुक अपॉन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस गोइंग कंसर्न, ठीक है। फर्स्ट, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज is to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding and conclude on the appropriateness of the management use of going concern basis of accounting in the preparation of financial statement, and to conclude based on the audit evidences obtained whether a material uncertainty exists about the entity's ability to continue as a going concern or not, ठीक है। तो इतने बड़े से पैरा में बस इतना सही बात है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि देखना कि उसको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस लेना है। उस ऑडिट एविडेंसेस क्या लेना है इस बेसिस में कि जो भी मैनेजमेंट ने जो भी गोइंग कंसर्न जो है वो असेस किया है, ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो मतलब मैनेजमेंट जो की है, ठीक है, उसके अप्रोप्रिएटनेस के साथ, उसके अप्रोप्रिएटनेस वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं उसके रिस्पेक्ट में ऑडिट एविडेंसेस लेना है, ठीक है। और फिर ऑडिटर को देखना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, क्या कोई ऐसा जो क्या करे सिग्निफिकेंट डाउट लाए ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, कि उस चीज़ में डाउट लाए एंटिटीज की एबिलिटी की टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, बस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कवर है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट इवन इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन अ प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट को इग्नोर करना है, बस इतना सही पॉइंट देखना है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑडिट एविडेंसेस ले रिगार्डिंग द मैनेजमेंट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद जो भी वो गोइंग कंसर्न बेसिस वो लगाया है वहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती है, बस इस चीज़ को क्या करना है ऑडिटर को इसके रिस्पेक्ट में एविडेंस लेनी है, ठीक है। नाउ अब ये जो है यहाँ पे ऐसे 200 की वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के बारे में बात करते हैं, जो कि हम लोग ऐसे 200 में भी कवर करते हैं कि यहाँ पे क्या होती है
कि ऑडिटर इज जस्ट बिकॉज, इसीलिए तो ऑडिटर जो है कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है, ठीक है, रिगार्डिंग एंटिटीज़ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, क्योंकि वहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें अब देखिए गोइंग कंसर्न को, यहाँ पे गोइंग कंसर्न को चेक करना, ये सब फ्यूचर इवेंट्स पे बेस्ड है, राइट। और फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना, ठीक है, ऑडिटर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो वो जो भी वो उसके रिस्पेक्ट में एविडेंस ले रहा है, जो भी चेक कर रहा है, तो उसके इसमें क्या उसको गारंटी नहीं देखा जाएगा। ऑडिटर जो भी यहाँ पे अपना वो क्या करेगा, ओपिनियन देगा, उसमें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑडिटर की रिपोर्ट उसको गारंटी नहीं देखी जाएगी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। तो यही वाला चीज जो है ऐसे सेफगार्ड करता है, वन काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ऑडिटर को सेफगार्ड करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर एज डिस्क्राइब्ड इन एसएस 200 द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर ग्रेटर। ऑब्वियसली ये लिमिटेशन जो है ग्रेटर है फॉर बिकॉज फॉर फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कॉज एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न एंड द ऑडिटर कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स कंडीशंस अकॉर्डिंगली द एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू अ मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी कैन नॉट बी व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न एज द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो ये यहाँ पे कवर है। अब उसके बाद फिर क्या है, इसी से जो है अकॉर्डिंगली ऑडिटर का जो है वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो जाएगा, इसी के बेसिस पे, जो कि यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा हुआ है जो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं चार्ट से, कि टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जो हम लोग देखें कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आप मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो जाएगा, बस उसी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट बन जाएगा, उसको अलग अलग लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्या कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले रिगार्डिंग मैनेजमेंट्स अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस, और वो जो भी है गोइंग कंसर्न वो मतलब इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अप्लाई किया गया है, और वो कंक्लूड कर दे कि बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस जो ऑब्टेन की उसके बेसिस में कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती कि नहीं, सेम वही 2 पॉइंट लिखे हुए जो कि हम लोग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करे, वो ऐसे के हिसाब से क्या करे, रिपोर्टिंग करे, ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑडिटर क्या करेगा, अपने रिपोर्ट करेगा, जो कि इंप्लीकेशन अपने रिपोर्ट में क्या वो हम लोग फर्दर देखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट अगर असेसमेंट कर लेता है या मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है, तो उस केस में क्या करना है, ऑडिटर क्या करेगा, ठीक है, ये जो है बेसिकली ये वाला पॉइंट। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ऑडिटर की इसके अलावा और क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद फिर आ जाएगा डिस्क्लोजर एंड इम्प्लीकेशन एंड ऑल, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक मैंने क्या क्या आपको बता दिया कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो अपने आप कवर हो जाएगा, वो एक सेपरेट टॉपिक में नहीं बोलूँगी, बस उसको ये टर्म याद रखना है कि आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना क्या है, वही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पॉइंट में लिखना है ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। नाउ व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय SF 315, ठीक है, द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर, एज वी नो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई और असेस करते हैं रिस्क, ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। वो ये SS 315 बताता है कि कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब परफॉर्म करेंगे एज पर SS 315 के हिसाब से, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि कोई इवेंट्स और कंडीशन ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या जो कि सिग्निफिकेंट डाउट ला रहा हो अपने एंटिटी के गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करने पे। इन सो डूइंग नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इन सो डूइंग द ऑडिटर शैल determine whether management has already performed preliminary assessment of entity's ability to continue as a going concern, ठीक है। तो ये करने के टाइम इन डूइंग सो ऑडिटर को सबसे पहले ये देखना होगा कि मैनेजमेंट ने अपना काम किया है कि मैनेजमेंट ने जो है वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या था कि गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, विच वाज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने किया है कि नहीं। अब किया है तो क्या करना है, नहीं किया है तो फिर क्या है, ये क्या है 2 पॉइंट में A और B में जो है बाइफरकेटेड। सबसे पहले A, if such assessment has been performed, then the auditor shall discuss the assessment with management and determine whether management has identified events or conditions, ठीक है, that individually or collectively that may cause significant doubt in entity's ability to continue as a going concern, and if so, what's the management plan to address them. Now, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पूरे असेस में एक लाइन तो जो है रिपीटेशन होगी कि देयर एग्जिस्ट इवेंट और कंडीशन दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट एंड ऑल, तो वही है यहाँ पे वही बोला गया कि अगर मैनेजमेंट ने किया है असेसमेंट तो उसके इसमें ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, क्या डिस्कस करेगा, इसके बारे में डिस्कस करेगा असेसमेंट के बारे में, और फिर उससे पूछेगा, क्या पूछेगा कि क्या आपको कोई ऐसा इवेंट्स और कंडीशन मिला जिससे आइडेंटिफाई किया, जिससे आप मतलब कि जो सिग्निफिकेंट डाउट ला रहा हो एंटिटी के फोर्सेबल फ्यूचर में कंटिन्यू करने का, अगर मिला मतलब अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो आप उसको कैसे एड्रेस करने वाले हो, ठीक है, आप उसका आपका क्या प्लान है उसको एड्रेस करने का, मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम, ठीक है। बस यहाँ पे यही वाला पॉइंट है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर नहीं करता है, ठीक है, सी इफ द असेसमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म बाय मैनेजमेंट, देन इन दैट केस व्हाट विल ऑडिटर डू, देन ऑडिटर शैल डिस्कस विद मैनेजमेंट द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंट। आपने असेसमेंट नहीं किया तो आप किस बेसिस पर अकाउंटिंग मतलब कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो कर रहे हो अपने अकाउंटिंग में, उससे पूछेगा और इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, सेम चीज़ इंक्वायरी करेगा, ठीक है, कि क्या इवेंट्स और कंडीशन आपको आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, और आप जो है जो मतलब कि कैसे वो जो उसको एड्रेस करने वाले हो, ठीक है, सेम चीज़ है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि उससे ये भी पूछेगा कि आपका बेसिस क्या है, अपने इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट ने अगर असेसमेंट नहीं किया है तो, ठीक है। फर्दर मोर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट
अब सेम पॉइंट क्या चीज़ का अलर्ट रहना है ऑडिटर को कि कोई ऐसा इवेंट्स और कंडीशन है क्या जो कॉज करे सिग्निफिकेंट डाउट ऑन जो दैट क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। नाउ यहाँ पे मैं बार बार जो आपको बता रही हूँ कि क्या देयर एग्जिस्ट इवेंट कंडीशन इवेंट्स कंडीशन, तो आप लोग को आ रहा होगा कि क्या इवेंट्स और कंडीशन हो सकता है, क्या ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है इवेंट्स, कौन से इवेंट्स हो जो मतलब कि डाउट लाए गोइंग कंसर्न कंटिन्यू में। तो वो इवेंट्स के बारे में एग्जाम्पल्स वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल हो सकते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं, या कुछ कोई भी अदर कोई भी हो सकते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। वो वाला हम लोग क्या करेंगे सेपरेटली उस चीज़ को देखेंगे क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक भी है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इंटर में उसको पूछते हैं। सी अच्छा, इसी के नीचे ही डायरेक्ट कवर है ये वाला चीज़, मेरे को लगा ये लास्ट में कवर होगा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट एंड एंटिटीज एबिलिटी एंड कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। कौन कौन से इवेंट्स का अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स या फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस के एग्जांपल है। क्या क्या एग्जांपल, अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। जस्ट ये एग्जांपल आपको रीड सारे करने हैं, ठीक है। जब भी ऐसे पॉइंट्स हो ना तो मैं ये हर चीज़ में बोलती हूँ रीड सारे करने, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपको एमसीक्यू में किसी भी फ्रेम हो सकता है, बस आपको लर्न जो है वो 4-5 पॉइंट रखने हैं, ठीक है। रीड सारे करने, नेट लाइबिलिटी और नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन, नेगेटिव कैश फ्लोज, ठीक है। या तो फिर क्या है विड्रॉल, इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, बाय क्रेडिटर। कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि क्रेडिटर जो है वो क्या करे, फाइनेंशियल सपोर्ट ना प्रोवाइड करे, विड्रॉ कर ले उस फैसिलिटी को। नेगेटिव कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एडवर्स आ रहे रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है। रेट्स ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन ड्यू डेट, या इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द लोन एग्रीमेंट्स। इसमें सी ये सब क्या है फाइनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड है, इसलिए सारे ये क्या फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो इसमें से जो है 4-5 जो है इजी पॉइंट्स जो है ये क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जैसे एरिया डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद लोन एग्रीमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एडवर्स रेशियोज, उसके बाद फिर नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। बस ये 4-5 पॉइंट ये मैंने इजी बता दिए, ये आप इजीली इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं। अब ऑपरेटिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑपरेशन से जो बेसिकली रिलेटेड, जैसे मान लीजिए लेबर का कोई स्ट्राइक हो गया, लेबर की कोई डिफिकल्टी या कोई शॉर्टेज है इंपॉर्टेंट सप्लाई का, ठीक है। या तो फिर क्या है लॉस ऑफ की मैनेजमेंट का लॉस, उसका कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, लॉस ऑफ सप्लायर, की सप्लायर्स जो होते हैं, या तो कोई फ्रेंचाइजी लाइसेंस, ठीक है। ये सब 3-4 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। नाउ अदर इवेंट्स में क्या क्या चीज़ कवर हो जाते हैं, कोई लॉज एंड रेगुलेशंस वगैरह से जो नॉन कंप्लाइंसेस या कोई पेंडिंग कोई लिटिगेशंस वगैरह, ठीक है। जैसे कि चेंज हो गया लॉज एंड रेगुलेशंस और गवर्नमेंट पॉलिसी, या नॉन कंप्लाइंसेस विद द कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी, बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है, नॉन कंप्लाइंसेस विद अदर स्टैट्यूटरी और अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, या पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स एंड ऑल, ठीक है। चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। बस पॉइंट्स जो है की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि की पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, इतने लाइन टू लाइन सारा चीज़ आपको नहीं याद रखना है, बस की पॉइंट्स आपको क्या करना चाहिए। और जैसे मेजर कैटेस्ट्रॉफ, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह, ठीक है, ये सब जो क्या कर सकते हैं इफेक्ट कर सकते हैं जिनके फ्यूचर कंटिन्यू करने में। ना अब ये जो सेपरेटली जो है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, बस ये जो है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी में ये बेसिकली कवर हो गया कि जो भी असेसमेंट करते हैं गोइंग कंसर्न को उसको ऑडिटर इवैल्यूएट करता है। इसको सेपरेटली जो है कुछ लर्न करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लर्न करने का जो है वो मैं लाइन बाय लाइन सब बोल रही हूँ, इसको जस्ट आप रीड कर सकते हो, बस वही पॉइंट की रिपीटेशन है, ठीक है। इसके बाद जो है देखना है ये वाला पॉइंट है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है जब अगर इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए तो, ठीक है। पहले वाले में क्या था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 2 पार्ट, पहला पार्ट हम लोग देख लिए कि जब वो अगर असेसमेंट करता है या नहीं करता है तो उस केस में वो क्या करता है, उससे मैनेजमेंट से वो डिस्कस करता है। कौन डिस्कस करता है, ऑडिटर, कि उसने इवेंट्स और कंडीशन वगैरह आइडेंटिफाई किया है कि नहीं। अब ये एडिशनल प्रोसीजर उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप बताता है कि अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उस केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहती है ऑडिटर की, तब क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली इसी पॉइंट में आपको जंप करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ इवेंट्स और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट और इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न देन ऑडिटर शैल obtain sufficient appropriate audit evidences to determine whether or not a material uncertainty exists relating to event or condition। अब उसके बाद फिर अगर आइडेंटिफाई हो जाते तो ऑडिटर को क्या करना, ऑडिट एविडेंसेस लेना कि क्या वो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या मटेरियल है कि नहीं, दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट, ठीक है, टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड थ्रू परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स एंड दिस प्रोसीजर्स। अब इस प्रोसीजर्स में कि वो मटेरियल है कि नहीं पहले उसको देखना पड़ेगा। अब इस प्रोसीजर्स के लिए ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट वेयर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म, फर्स्ट प्रोसीजर ये रहेगा कि अगर मैनेजमेंट ने अभी तक अगर परफॉर्म नहीं किया तो पहले वो मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेगा कि वो गोइंग कंसर्न असेस करे, ठीक है। व्हेन मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड ही विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक सच असेसमेंट। उसके बाद फिर वो क्या देखेगा, मैनेजमेंट का जो है वो प्लान देखेगा फ्यूचर एक्शंस के लिए, ठीक है। वो क्या एक्शन लेने वाला है, क्या प्लान है उस चीज़ को, उसको जो अनसर्टेन आउटकम है उसको कैसे इंप्रूव करने वाला है, ठीक है। इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस इन रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न असेसमेंट वेदर द आउटकम ऑफ दिस प्लान्स इज लाइकली टू इंप्रूव, इट्स वेदर इट विल लाइकली टू इंप्रूव द सिचुएशन, उस अनसर्टेन जो इवेंट है जिसके कारण माइट भी एंटिटी जो है कंटिन्यू ना कर पाए फोर्सेबल फीचर में, ठीक है। तो उस इवेंट को जो है वो प्लान वो क्या लाइक इंप्रूव कर सकता है कि उस सिचुएशन को, एंड वेदर मैनेजमेंट प्लान वो फिजिबल है भी कि नहीं, ठीक है। वो फिजिबल है कि नहीं ये वाली चीज़ को वो प्रोसीजर से ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा,
where the entity has prepared a cash flow forecast and analysis of forecast is a significant factor। हाँ, फोरकास्टिंग से पता चलता है कि यहाँ पे क्या ऐसे अगले टाइम कितना क्या रियलाइज होगा, कितना कहाँ मतलब कि लिक्विडेशन एंड ऑल इसके बारे में पता चलेगा, कितना नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है कैश फ्लोज, इससे पता चलेगा। तो अगर प्रिपेयर किया है कैश फ्लोज वगैरह तो उस केस में क्या करेगा, एनालिसिस ऑफ फोरकास्ट इज कंसीडरिंग द फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन एंड ऑल, तो उस केस में वो क्या करेगा, सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा रिलायबिलिटी, जो इस बेसिस पे वो फोरकास्टिंग किया है। ऑब्वियसली वो जो भी डेटा जिसके ऊपर वो फोरकास्टिंग बेसिस वो हवा में तो नहीं किया होगा, तो वो क्या उस चीज़ का उसकी रिलेवेंस और रिलायबिलिटी देखी जाएगी डेटा की, जिसके रेस्पेक्ट में वो फोरकास्ट प्रिपरेशन है। फिर डिटरमाइन करेगा वेदर देयर इज एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द अजम्पशन अंडरलाइंग फोरकास्ट और नॉट। ठीक है, एक्यूरेट है कि नहीं, बेसिकली क्या फैक्चुअल्स इस्तेमाल किए गए हैं और उसकी रिलेवेंस जो है, रिलायबिलिटी जो है, फॉर दैट ऑडिटर जो है उस चीज़ को चेक करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, कंसीडर करेगा वेदर देयर इन एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच द मैनेजमेंट मेड इट्स असेसमेंट। ठीक है, फिर लास्ट रिक्वेस्ट करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन, जो लास्ट हर चीज़ हर ऐसे में मिल जाएगा ये वाला पॉइंट कि वो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा। ठीक है, कि जो भी है वेरिएबल अप्रोप्रिएट फ्रॉम द TCWG से भी लेगा रिगार्डिंग देयर प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस एंड द फिजिबिलिटी ऑफ दोस प्लान्स। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर लेगा, उससे रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशन हैव आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये एग्जांपल जो है ये जस्ट सिंपली रीड कर सकते हो। इस एग्जांपल्स के बेसिस पे जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि क्या एडिशनल प्रोसीजर होगा, तो आपको ये प्रोसीजर्स जो है ये पूरे लर्न होने चाहिए कि क्या प्रोसीजर्स होने वाला है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाला वो ऊपर वाला था, उसके बाद ये एडिशनल प्रोसीजर्स। नाउ ऑडिटर्स कंक्लूजन। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेगा, अकॉर्डिंगली अब ऑडिटर अपना काम कम करने के बाद, असेसमेंट वगैरह करने के बाद, ठीक है, अपने एडिशनल जो है वो प्रोसीजर्स करने के बाद अब ऑडिटर जो है कंक्लूड करेगा। उसके बाद फिर बताएगा डिस्क्लोजर वगैरह जो है कहाँ कहाँ डिस्क्लोजर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया नहीं किया उसके बेसिस पे फिर क्या करेगा, वो अपने ओपिनियन में अपना ऑडिटर्स ओपिनियन देगा। सबसे पहले ऑडिटर कंक्लूजन। ठीक है, now auditor shall evaluate whether sufficient appropriate audit evidences has obtained regarding and shall conclude on the appropriateness of the management going concern basis of accounting in preparation of financial statement। now based on audit evidences obtained, उसने audit evidences लिया था जो कि audit responsibility में हम लोग देख लिए थे कि वो audit evidence लेता है regarding going concern basis of accounting in preparation of financial statement। अब उस evidence के basis पे सारे additional procedures वगैरह करने के बाद auditor conclude करेगा अब कि whether in auditor के judgment के basis पे, auditor के judgment के basis पे material uncertainty exist करती है क्या, एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट्स और कंडीशन दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कॉज सिग्निफिकेंट डॉट एन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस इन सच दैट इन द ऑडिटर जजमेंट अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी इज नेसेसरी। ठीक है, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट कभी करती है, तो उस केस में क्या होना पड़ेगा, ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से जो है उसको अप्रोप्रिएटली उसका डिस्क्लोजर देखना पड़ेगा, उसका क्या इंप्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो उस केस में क्या होता है, डिस्क्लोजर जरूरी होता है, उसका इंप्लीकेशन जो है अपना रिपोर्ट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी होता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है कुछ नई बात नहीं है, बस यही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑडिटर जो एविडेंस के हिसाब से वो देखता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकॉर्डिंगली वो कंक्लूड करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं, बस अगर है तो अप्रोप्रिएट फिर क्या होती है, डिस्क्लोजर जाती है। अब यहीं पे जो है नेक्स्ट डिस्क्लोजर के बारे में देखेंगे। ठीक है, डिस्क्लोजर को जो यहाँ पे 2 पार्ट में क्या है बाइफरकेट किया है कि अगर इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गई है और अगर पता चल गया है, कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, यहाँ पे कंक्लूड करना था ऑडिटर को ऊपर में, अब ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया है कि इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाइड एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या डिस्क्लोजर जाएंगे। और अगर इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए हैं और ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उस केस में फिर क्या करना है मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले देखते हैं अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है तो उस केस में क्या करना है। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया है कि मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न यूज है जो कर रहा है ना वो अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है कुछ। ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि क्या कर रही है, कास्ट करे सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इनफोर्सेबल फीचर। तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना है, शैल डिटरमाइन वेदर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है कि नहीं, क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए, एडिक्वेटली डिस्क्लोज द प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन, जो उस इवेंट्स और कंडीशन जो डाउट ला रहा है वो उस इवेंट्स और कंडीशन के बारे में डिस्क्लोजर है कि नहीं। ठीक है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज, मैनेजमेंट को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है उस इवेंट्स और कंडीशन के बारे में दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड मैनेजमेंट का प्लान। ठीक है, वही सेम पॉइंट है। ठीक है, आपको बस इसमें क्या है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस इसमें क्या पता रहना चाहिए कि इसमें क्या पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सको, इसको आंसर अच्छे से लिख सको। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर आप आंसर ही अगर ढंग से नहीं लिखोगे तो आपको कितना ही प्रोविजन पता हो
मार्क्स ऑडिट में ऐसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्कस करना क्लियरली दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट और इनएक्टिविटीज कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न एंड देयर इट मे बी अनेबल टू रियलाइज हिज एसेट्स। डिस्क्लोज करना, डिस्कस बोला मैंने, डिस्क्लोज करना, ये चीज़ को क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये चीज़ को यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाना ये किसके लिए हम लोग करते हैं, यूजर्स को जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूजर जो है इसके ऊपर रिलाई करते हैं, तभी तो अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियरली इस चीज़ को डिस्क्लोज होना चाहिए वाला बात कि यहाँ पे मेटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे देयर में भी कुछ ऐसा यहाँ पे अगर क्या हो सकता है, ऐसा अनेबल सिचुएशन आ सकता है कि जहाँ पे क्या हो सके, entity may unable to realize its assets and discharge its liability in a normal course of business and accordingly there might be a situation वहाँ पे उसको liquidation basis में दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन अनसर्टेन जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ को क्या करना है, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तब क्या करना है। इफ इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऐसा इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ है बट बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे, ऑडिटर के कंक्लूजन के बेसिस पे कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं एग्जिस्ट करती, तब क्या करना है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट कर लेगा खुद कि इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट दिस इवेंट्स और कंडीशन। तो बस इतना सा देखना है यहाँ पे कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बस उस इवेंट्स और कंडीशन का जो है डिस्क्लोजर कर दे, सिंपल। इसमें कोई लर्न करने जैसा नहीं। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है भाई तो फिर बस इतना सा डिस्क्लोज कर दो कि वो इवेंट्स और कंडीशन के बारे में बता दो कि जो सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इवन तो वो मटेरियल नहीं है बट वो इवेंट्स और कंडीशन के बारे में वो डिस्क्लोज है कि नहीं, बस ऑडिटर इतना सा चेक कर लेगा। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो उसके इसमें वहाँ पे ये भी देखेगा कि वो इवेंट्स और कंडीशन डिस्क्लोज है कि नहीं, और संग में ये चीज़ भी डिस्क्लोज होना चाहिए कि ऐसा इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट करता है जिससे सिग्निफिकेंट डाउट आ रही है कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, और इसमें इट मे बी अनेबल, एंटिटी में बी अनेबल टू रियलाइज हिज एसेट्स डिस्चार्ज लायबिलिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। वहाँ दो चीज़ की डिस्क्लोजर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, रीजन इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है स्टूडेंट को इनिशियली, तो कुछ स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन हो आता है डिस्क्लोजर और ओपिनियन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्क्लोजर वाला पार्ट इज डिफरेंट, यहाँ पे ऑडिटर को जो इवैल्यूएट करना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, अब उसके बेसिस पे इंप्लीकेशन जो ऑडिटर रिपोर्ट में क्या जाएगी वो दैट्स डिफरेंट, कि वो डिस्क्लोजर करता है नहीं करता है, वो उसके बेसिस पे क्या होती है, वो ओपिनियन बनती है, वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर वाला हम लोग देख लिए कि जब अगर दोनों केसेस में वही इवेंट्स कंडीशन तो एग्जिस्ट करता ही है बट यहाँ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो, मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तब क्या क्या डिस्क्लोजर किस किस हिसाब से जाती है, वही वाला वो टॉपिक था। नाउ द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद फिर क्या है, ये चेकलिस्ट वगैरह है, ठीक है। यू कैन जस्ट सिंपली रीड दैट। अब ये जो टॉपिक है इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जो है इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट गोइंग कंसर्न, ठीक है, फर्स्ट हैव अ ब्रीफ लुक इन दिस चार्ट, ठीक है। तो इस चार्ट से क्या हो जाएगा, आपको पूरा इससे क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें मतलब कि क्या किस किस टॉपिक में हम लोग कैसे कैसे इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिस्पेक्ट में जो है कुछ कंफ्यूजन होता है कि कब मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो मूर्ख पैरा जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, कब ये पैरा जाता है, कब हम लोग केवल बेसिस ऑफ ओपिनियन जो होता है उसमें एडवर्स डिस्क्लेमर में बताते हैं, कब सेपरेट पैरा हम लोग देते हैं उसमें हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। ये सब चीज़ का कंफ्यूजन जो है ये पूरा एकदम जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इम्प्लीकेशन में क्या है, तीन पार्ट में क्या, तीन सिचुएशन क्या है कि अगर जो है पहला सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न जो यूज़ किया है ना वो बेसिस ही जो है वो अकाउंटिंग का गोइंग कंसर्न बेसिस वो इनअप्रोप्रिएट है, पहला ये है सिंपल। पहला अगर गोइंग कंसर्न बेसिस उसका इनअप्रोप्रिएट हो तो सिंपल इसमें क्या जाएगा, एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। अब इसमें जो है मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा हो कि इसमें इसका डिस्क्लोजर दिया है या डिस्क्लोजर नहीं दिया है तब क्या करेंगे, इसमें डिस्क्लोजर का सवाल ही नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चला जाएगा, एडवर्स ओपिनियन इसमें देगा। अगर मैंने उसका गोइंग कंसर्न ही इनअप्रोप्रिएट है उसका असेसमेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल इसका एडवर्स ओपिनियन जाएगा, कोई इसमें सेपरेट पैरा का कंसेप्ट नहीं। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडवर्स ओपिनियन देगा, फिर बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन एज वी नो हम लोग ओपिनियन का जो है उसका क्यों ये ओपिनियन दे रहे हैं, क्या रीजन है उसका किसमें बताते हैं हम लोग, वो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में बताते हैं। अब वो कैसे क्या बताएंगे वो हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको ये टॉपिक ईजी लगे। तो सिंपल वो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में बताएगा इसका रीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। गोइंग कंसर्न बेसिस जो वो अकाउंटिंग का वो लगाया जो है मैनेजमेंट, ठीक है, बट यहाँ क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसमें दो सिचुएशन आती है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो उसमें जो है एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है मैनेजमेंट में कर दिया है अभी डिस्क्लोजर, और या तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर मैनेजमेंट में नहीं किया है, ठीक है। अब डिस्क्लोजर की बात अब भी हम लोग ऊपर पर है कि मटेरियल इवेंट्स कंडीशन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली कैसे क्या डिस्क्लोजर जाता था वो हो गया, बात खत्म। तो यहाँ पे उसके हिसाब से जो अलग अलग बाइफरकेट करना है कि उस अकॉर्डिंगली क्या होगा, ओपिनियन भी डिफर करेगी। तो अगर जो है यहाँ पे उसमें क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है इज, ठीक है, नॉट मेड इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उसके बारे में जो है डिस्क्लोजर भी नहीं दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल इसमें क्या चला जाएगा, इसमें जो है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जो है ऑडिटर दे देगा, इसमें या क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जो है वो
दे देगा और अकॉर्डिंगली वो इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन पैरा में वो मेंशन कर देगा, ठीक है। बस अब उसके बाद आप क्वेश्चन आएगा कि तो फिर वो मूड वाला पैरा फिर जाएगा कब? मूड वाला पैरा जो है वो एक ही सिचुएशन में जाएगा, वो कब? कि देयर एग्जिस्ट इवेंट्स और कंडीशन, ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उस मटेरियल अनसर्टेनिटी के रेस्पेक्ट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दी है, ठीक है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दी है। तो उस केसेस में जो है यहाँ पे क्या करा, सेपरेट सेक्शन जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, अब इसके रेस्पेक्ट में क्या आपका सवाल आएगा कि क्या इसमें भी क्या वो ओपिनियन अपना वो एडवर्स मॉडिफाई कर देगा? नहीं, इसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा, ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा और वो सेपरेट सेक्शन में जाएगा। कौन सा सेक्शन? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ, अनमॉडिफाइड जो क्लीन ओपिनियन वो दो केसेस में जाएगा, जब क्या है मैनेजमेंट का जो है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, ठीक है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, तो ऑब्वियसली क्लीन रिपोर्ट जाएगा। और उसके बाद क्या है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्ट करती है तो करती है, उसने डिस्क्लोजर भी अप्रोप्रिएटली दे दिया, तो उस केस में भी अनमॉडिफाइड जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, अनमॉडिफाइड जाने से यहाँ पे सेपरेट जो है उसका बेसिस जो है वो क्या, किसमें, एक सेपरेट पैरा देना पड़ेगा, सेपरेट पैरा देना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। नाउ द क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि इसका आप सेपरेट पैरा क्यों जाना, तो अनमॉडिफाइड है, सेपरेट पैरा इसलिए जाना है ताकि इसमें क्या हो, यूजर को अलर्ट कर सके, यूजर को क्या कर सके, इसमें उसका अटेंशन ड्रॉ कर सके उस पैरा में, क्या अटेंशन, क्योंकि यहाँ इवेंट्स और कंडीशन जो एग्जिस्ट तो करता था ना कि यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, इवन दो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ पे जो है यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्या करना, सेपरेट पैरा देना है। तो ये वाला भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इस पैरा में क्या जाता है, क्या मतलब कि वो ओपिनियन कैसे फ्रेम करते हैं, वो वाला चीज़ हम लोग देखेंगे। ये था इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। नाउ नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पे ये तो एकदम ही अलग है कि अगर मैनेजमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न असेसमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट ही नहीं करता, ठीक है, बहुत बढ़िया, वो असेसमेंट ही नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, वो उसका अकॉर्डिंगली उसका वो इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में कंसिडर करेगा, जिसमें वो क्या करता है, वो ओपिनियन जो है डिस्क्लेम कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो डिस्क्लेम कर देगा ओपिनियन अगर वो असेसमेंट ही नहीं करता है तो गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो ये जो तीन सिचुएशन था कि गोइंग कंसर्न बेसिस अगर इनअप्रोप्रिएट हो, और अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो, मटेरियल अनसर्टेनिटी हो, और अगर वो मैनेजमेंट जो है इज अनविलिंग टू मेक असेसमेंट। अब इसको जो है वापस से डिटेल में देखूंगी तो वापस से मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नाउ सी, अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी कि फर्स्ट जैसे कि अलग अलग सिचुएशन की गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट हो तब, या अप्रोप्रिएट में हो बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, तो उस केसेस में कैसे क्या डिस्क्लोजर जाएगी, जब क्या है तीसरा सिचुएशन मैनेजमेंट जो है असेसमेंट नहीं करता। सबसे पहले इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बनाया गया है, बट इन ऑडिटर्स जजमेंट द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट, ऑडिटर शैल सिंपली एडवर्स कर देगा, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखना, इनअप्रोप्रिएट है तो एडवर्स कर देगा अपना ओपिनियन, बस इतना और कुछ नहीं याद रखना है। और इफ अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अब इसमें जो है दो ऑब्वियसली दो सिचुएशन था, मैंने जैसे बताया आपको, अब आपको ये जो है ना बड़ा सारा नहीं लगेगा, आपको ये सिंपल लगेगा। इसमें दो सिचुएशन क्या था कि उसमें डिस्क्लोजर कर देता है, अब डिस्क्लोजर नहीं करता है, और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है वो कर देता है तो मैंने इसी सिचुएशन में क्या बताया था, एक सेपरेट पैरा जाता है, क्या जाता है वो सेपरेट पैरा, जिसको मूड पैरा इन शॉर्ट में बोलते हैं, ये रहा हेडिंग, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। देखिए ऊपर से देखते हैं, इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर ओके अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटीज मेड एंड द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, देन इन दैट केस ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या देगा, सबसे पहले दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं इसमें एडवर्स जाएगा क्योंकि इवेंट मटेरियल अनसर्टेनिटी है, नहीं, इसमें डिस्क्लोजर कर दिया है, सिंपल यहाँ पे ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, और इस चीज़ के बारे में किसमें हेडिंग में बताएगा, सेपरेट सेक्शन इंक्लूड रहेगा, एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न। अब क्यों ये जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोज सच मैटर। अब उसमें क्या बताएगा, उस स्टेट करेगा, क्या उसमें बताएगा कि इवेंट्स और कंडीशन के बारे में बताएगा कि दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि सिग्निफिकेंट डाउट ला रही है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड यहाँ पे ऑडिटर बोल देगा आवर रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, एंड आवर रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इस तरीके से जो है यहाँ पे ओपिनियन फ्रेम होगी, ठीक है। पहले इवेंट्स और कंडीशन के बारे में यहाँ पे क्या किया जाएगा बताएंगे, ठीक है, ऑडिटर्स में बताएंगे कि ऐसा ऐसा इवेंट है जिसके कारण क्या आ रही है, सिग्निफिकेंट डाउट आ रही है, एंड आवर रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ऐसे करके। तो ये वाली जो है इस तरीके से इसमें जाएगा सेपरेट सेक्शन में, सेपरेट पैरा। अब उसके बाद अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका डिस्क्लोजर नहीं किया, तो उस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्या करेगा, यहाँ पे क्वालिफाइड जो है ओपिनियन दे देगा, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देगा, जो उस सिचुएशन में पे हो, अगर परवेसिव है बहुत ज़्यादा मटेरियल तो उसके मटेरियल परवेसिव दोनों होते हैं तो एडवर्स, नहीं तो फिर क्वालिफाइड। उसके बाद फिर उस क्वालिफाइड ओपिनियन में, उस बेसिस ऑफ ओपिनियन में जो है सेक्शन में, उस बेसिस ऑफ ओपिनियन में सारे सेक्शन में बता देगा कि देयर एग्जिस्ट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, दैट मे कॉज एंटिटीज में टू सेम लाइन है, एंड लास्ट में एंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये मैटर का जिक्र भी नहीं है, ये वाला चीज़ भी इसमें बेसिस में बता देगा। ऑब्वियसली लास्ट में थोड़ी यहाँ बताएगा और रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड, और रिपोर्ट इज मॉडिफाइड ऑब्वियसली, इसलिए तो हम लोग दे रहे हैं क्वालिफाइड एडवर्स, इसलिए, और ये वाला बात भी बता देगा कि यहाँ पे डिस्क्लोजर जो है उन्होंने नहीं किया मैनेजमेंट। और सिंपल लास्ट में तो है कि मैनेजमेंट ने क्या है विली असेसमेंट ही नहीं किया है, तो उस केस में क्या किया करेगा, सिंपल वो क्वालिफाइड दे देगा, अगर
नहीं है, वो परवेसिव नहीं है, तो उसके उसमें नहीं, तो फिर क्या करेगा, परवेसिव होने से वो डिस्क्लेमर जाएगा। ठीक है, मैंने ये आपको पहले बता दिया, डिस्क्लेमर जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस ऐसे। ठीक है, आई ट्राइड कि मैं इस ऐसे को ठीक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जो जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने उस हिसाब से जो है उसमें ज़्यादा टाइम दिया है। बेसिकली मैंने इस ऐसे को जो है डिटेल में पूरा कवर किया है। ठीक है, मैं इसमें वापस से जो है इसका क्रक्स बता देती हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ में आपको स्पेशल फोकस करना है कि गोइंग कंसर्न पहले क्या है, एक ओवरव्यू तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर्स जो है उसमें जजमेंट का वो जजमेंट के लिए रिलेवेंट है, जिसके हिसाब से वो असेसमेंट करे मैनेजमेंट, 3 फैक्टर्स को देख पॉइंट्स को लर्न कर लेना है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके रिस्पेक्ट उसी के बेसिस उसी पे फ्रेम है 3 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसके असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है, जब वो असेसमेंट कर लिया या नहीं किया, उसके बाद फिर एडिशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, ये वाला बस रीड करना है और एडिशनल प्रोसीजर्स जो है वो पता होना चाहिए। और इवेंट्स और कंडीशन का एग्जाम्पल, ठीक है, वो कहाँ शायद नीचे कवर है, हाँ, इवेंट्स और कंडीशंस का एग्जाम्पल्स ऊपर शायद ये रहा, इवेंट्स और कंडीशंस का एग्जांपल्स, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और कुछ अदर कंडीशंस, ये वाला चीज़ में सारे एग्जांपल सारे रीड करने, लर्न 4-5 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर एडिशनल वाला हो गया, ये मैंने बता दिया, प्रोसीजर्स आपको वो लर्न करना है। उसके बाद फिर ऑडिटर का क्या कंक्लूजन, उसके बेसिस पे, कंक्लूजन के बेसिस पे क्या करना, वो अगर कंक्लूड कर देता है कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, उसके हिसाब से डिस्क्लोजर जो है क्या जाएगा, मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर करना है। उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, ओपिनियन में क्या इंप्लीकेशन आने वाला है। अब उसमें 3 सिचुएशन अपने देखे थे कि अगर इनअप्रोप्रिएट हो या गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर गया या डिस्क्लोजर नहीं गया अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर लास्ट में मैनेजमेंट ने अगर नहीं किया असेसमेंट तो कैसे क्या जाएगा। ठीक है, तो इससे रेस्पेक्ट में आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन जो है वो रहना नहीं चाहिए, कब क्या पैरा जाएगा, कब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग गोइंग कंसर्न सेपरेट जो है सेक्शन जो है ऑडिटर रिपोर्ट में जाएगा, ये मैंने अच्छे से क्लियर किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक माय वे ऑफ डिस्कशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।